वाली क्लास तक हमने गुप्त वंश को खत्म कर दिया था, पूरा खत्म हो गया था, नहीं खत्म हो गया था। गुप्त वंश के सामंत थे, क्या नाम था उनका? पुष्यभूति, है ना। श्रीगुप्त तो संस्थापक थे उनके, है ना। गुप्तों के सामंत कौन थे? पुष्यभूति। हमने देखा जब गुप्त वंश लास्ट में आया, विष्णुगुप्त तक आते आते बहुत बेकार, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ चुका था, बर्बाद हो चुका था, है ना। तो टूटना निश्चित था। जो भारत था तुम्हारा, हिंदुस्तान, ये टूटेगा, है ना। क्योंकि क्या हुआ, जो वहां का जो मेन वंश होगा, जो शासक मेन होगा, वही कमजोर पड़ जाएगा, तो उसको टूटना तो फिर निश्चित है। जिससे परिवार का एक मुखिया होता है ना, उसके अगर ना रहने के बाद में फिर देखो परिवार में फिर फूटन पड़ जाती है, परिवार टूट जाता है, अलग अलग घर बन जाते हैं उसमें, है ना। भाई बहन में फिर दरारें पड़ जाती हैं, होता है नहीं होता है, क्या होता, बंटवारा हो जाता है, इसको कहते हैं बंटवारा। वैसे ही गुप्त वंश हमने कहा पूरे हिंदुस्तान पे शासन करने वाला आखिरी सबसे बड़ा वंश था मौर्य के बाद में, है ना। अच्छे से शासन किया, स्वर्ण काल कहा जाता है भारतवर्ष का। लेकिन जब वो टूटा तो गुप्त वंश तुमको केवल, तुमने सुना होगा केवल पुष्यभूति वंश के नाम से, वर्धन वंश के नाम से। हर्षवर्धन का नाम सुना है, नहीं सुना है? सबने सुना है। बस इतना ही जानते होगे कि गुप्त वंश टूटा तो इतना बना, पर इतना मात्र नहीं था। गुप्त वंश टूटा तो कई सारी शाखाओं में बढ़ गया। उनमें से एक शाखा थी पुष्यभूति वर्धन वंश, ठीक है ना। बहुत सारी शाखाएं टूटी। जैसे गुप्त वंश के पहले का तो सारा पता ही होगा, हसीन मसूक सा, पूरा मगध के जितने भी साम्राज्य थे वंश पूरे देख लिए। फिर विदेशी आक्रमण देख लिए, ISP के, इंडो ग्रीक, शकपालो, कुषाण। कुषाणों के ये थे सामंत, है ना। और कुषाणों के सामंत गुप्त, और गुप्तों के सामंत अब आएंगे पुष्यभूति। इतना सारा सिस्टम हो गया था। तो हमको आज पढ़ना है पुष्यभूति, है ना, पुष्यभूति वंश। इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन वंश। दो नामों से जानते हैं, है ना। पुष्यभूति हैं इस वंश के संस्थापक, ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, है ना। लेकिन जब गुप्त वंश टूटा तो केवल पुष्यभूति वंश नहीं था, ये हम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ये केवल और केवल गुप्त, ये वर्धन वंश नहीं बना, ठीक है ना। क्या क्या और बना, तो इधर देख लेते हैं। बना, सबसे पहले बना परवर्ती गुप्त। क्या बना? बहुत सारी चीजों में टूटा। एक टुकड़ा हुआ जिसका नाम था परवर्ती गुप्त, है ना। मैत्रक, मौखर, गौड़ और पुष्यभूति। अच्छा, कोई लोग बताओ कि इसमें से कितने नाम तुमने सुने? इतने सारे टुकड़ों में टूटा है गुप्त वंश, कितना नाम तुमने सुना है? कौन सा वंश? परवर्ती गुप्त नाम सुना है कभी? मैत्रक, मौखर, नहीं सुना है? गुप्त और पुष्यभूति। गुप्त तो इससे पहले, मैंने कहा गुप्त जब टूटा तो इतने सारे टुकड़े बने, है ना। तुमने सुना नहीं है, केवल तुमने पुष्यभूति वंश सुना है, यही। इसको भी वर्धन वंश के नाम से जानते हो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। हमने कहा इतिहास उन्हीं को जगह देता है जो कुछ ना कुछ लोग बाकी लोगों से अलग हटके करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा करो। इसमें भी अगर तुमने कोई देखा होगा तो तुमने मौखर देखा होगा, थोड़ा बहुत अगर देखा होगा तो। उससे अगर थोड़ा ज्यादा देखा होगा तो तुमने गौड़ देखा होगा। गौड़ तो देखा होगा, गौड़ सुना नहीं सुना है? गौड़ सुना होगा, थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लगता है। बताएं किस लिए तुमको जाना पहचाना लगता है? गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। बहुत ही खच्चर टाइप का शासक था, बंगाल साइड में रहता था। उसने क्या किया था, उसने गया में जाकर के भगवान बुद्ध का जो जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष की बौद्ध धर्म वाले लोग पूजा करते थे, गया उस वृक्ष को ही कटा दिया। वो इसी वंश का था। तो अच्छा नहीं किया तो बुरा किया। और हमने कहा तुमको अपना स्थान अगर इतिहास में बनाना है तो कुछ ना कुछ बाकियों से अलग हटके करना पड़ेगा, तभी तुमको इतिहास अपने जगह देगी, वैसे जगह नहीं मिलेगी। या तो तुम कोई बहुत अच्छा करो, हर्षवर्धन की तरह। उसने 5वीं बौद्ध संगीति करा दी, बौद्ध मेला कन्नौज में बुलाया, उसे 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं, है ना। खुद हिंदू शासक था, खुद हिंदू धर्म को मानने वाला, आगे जाके बौद्ध धर्म को भी मानने का, दोनों सारे धर्म मान लिए। उसने बौद्ध धर्म का करवा दिया, बहुत बड़ा मेला लगवा दिया अपने यहाँ। ह्वेनसांग उसी के समय में आया। तो उसने अच्छे अच्छे काम बहुत सारे किए। खुद गद्दी पे नहीं बैठा, अपनी बहन को गद्दी पे बैठाया। बहुत सारे त्याग उसने किए। तो अच्छा काम किया, इसलिए उसको नाम मिल गया, वरना वर्धन वंश भी किसी काम का नहीं होता। देखोगे भी, पढ़ाएंगे तो वर्धन वंश भी बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। वर्धन वंश में भी केवल तुम हर्षवर्धन ही पढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे कुछ, ठीक है। बाकी इधर तुमको शशांक देखोगे गौड़ वंश में, तुमने सुना ही नहीं बाकी नामों का। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और वैसे ही जो हमारा भी है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें भी कोई नहीं याद रखेगा। कहते हो ना कि शादी कर लेंगे आगे वंश चलेगा, है ना, वंश का नाम होगा, नाम जिंदा रहेगा हमारा। कुछ जिंदा नहीं रहेगा अगर तुमने कुछ किया नहीं।
तो कुछ जिंदा नहीं रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम की कितनी संतानें हैं बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी संतानें हैं बताओ? जरूर, वही तो, शादी ही नहीं की उन्होंने, फिर भी सब लोग जानते हैं और सदियों तक जानते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है। अगर तुमको अपना नाम यहाँ जिंदा रखना है तो उसके लिए शादी जरूरी नहीं है कि शादी कर लेंगे आगे खानदान बढ़ेगा, नाम होगा ना। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि इतिहास में तुम्हारा नाम हो, वही तुमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखेंगे गुप्त वंश जब टूटा तो गुप्तों में लास्ट में विष्णुगुप्त के सामंत थे जिनका नाम था पुष्यभूति वर्धन, है ना। तो पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की, जिसको वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले शासक कौन हो जाएगा? पुष्यभूति। कौन हो जाएगा? पुष्यभूति। तो पुष्यभूति पहले शासक हो गए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि पुष्यभूति ने राजा के रूप में शासन नहीं किया है, ठीक है, सामंत बन के शासन किया। कैसे शासन किया? सामंत बन के। किसने? पुष्यभूति ने। ये राजा के रूप में शासन नहीं करता है। अब वही बात है, राजा के रूप में शासन करोगे नहीं तो तुम कुछ बड़े बड़े निर्णय भी नहीं ले सकोगे। सामंत बन के रह रहे मतलब राजा का डर तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है ना। तो तुम बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर सकते। बस इतना हुआ कि ये पुष्यभूति वंश का संस्थापक हो गया, इसलिए हम इसको जानते हैं कि इसने नए वंश की स्थापना कर दी। बस इतना ही है। इसका एक बेटा आया जिसका नाम हुआ प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। अब आ गई बात कि जो बंदा कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा उसी का नाम होगा। इस बंदे ने किया, इसी के नाम पर वर्धन वंश पड़ गया आगे। इसी वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे काम किए, मतलब ये योग्य शासक था। इसने क्या किया? सोचो, सबसे महान काम क्या किया होगा अपने जीवन काल में? सबसे महान काम यही होता जीवन काल में, शादी की होगी, है ना। तो इसने क्या किया? शादी कर ली। किससे शादी की? इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। किससे शादी की? यशोमती से शादी की। देखो, जरूरी नहीं होता है हर बार तुमको कुछ बहुत बड़ा करना हो। कभी कभी शादी कर लेने से काम चल जाता है ना। शुरुआत का जो डायलॉग था बेकार हो जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यशोमती से शादी की तो इनके क्या 3 संतानें हुई। कितनी संतानें? 3 संतानें हुई, है ना। यहाँ बना दे इनकी संतानें। सबसे पहले इनको संतान मिली, इनका नाम था राजश्री। क्या हुआ? सबसे पहले इनकी संतान राजश्री, ठीक है ना। राजश्री इनकी पुत्री है। क्या है? पुत्री, मतलब बेटी है, ठीक है ना। फिर अगला क्या हुआ? देखो, लाइट ऑन करो। ये हम कह रहे थे जिज्जी, मानी नहीं जिज्जी। नहीं सर, चलता रहेगा इसमें। हाँ, देखो यही होता है, कभी कभी मान लेना चाहिए, है ना, दूसरों की बातें। जिज्जी कहे नहीं सर जी, इसमें चलता रहेगा। जिज्जी है। अगला इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था राजवर्धन। बड़ा बेटा है। राजवर्धन क्या है? ये बड़ा बेटा है। एक छोटा बेटा भी था। इनमें दोनों को तुम नहीं जानते होगे, पर इस वाले को तुम जानते होगे। इसका नाम है हर्षवर्धन। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है ना। इतना इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रभाकर वर्धन ने अपने जीवन काल में ये 3 बड़े काम किए। इसी की वजह से हम इसको पढ़ते हैं, है ना। छोटा काम है ये काम भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, हर्षवर्धन की वजह से जानते हैं। हर्षल गिब्स नहीं है ये हर्षवर्धन है, ठीक है ना। तो वो जितना भी वर्धन वंश पढ़ोगे केवल हर्षवर्धन की वजह से पढ़ोगे। लेकिन तो ऐसा नहीं था केवल शादी की, काम बहुत सारे किए इसने भी, है ना। लेकिन मेनली हमारे जितना जरूरी है उतना यही है कि इसकी 3 संतानें थी। अब इन संतानों से इस वंश को हम पढ़ेंगे, इसी से ये वंश आगे चलेगा। लेकिन उनको यहाँ पे जानकारी के बता दें कि ये शैव एंड वैष्णव दोनों धर्मों को मानता था। 2 संप्रदाय होते हैं, शैव और वैष्णव, दोनों ही संप्रदायों को मानने वाला। हाँ नहीं, इसने सामंत के रूप में शासन किया, इसने राजा के रूप में। इसको हाँ वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? प्रभाकर। हमने यही कहा ना कि इसने थोड़े बहुत काम किए हैं, इस वजह से इसके नाम पर पड़ गया वर्धन वंश। हर्षवर्धन के नाम पे वर्धन वंश नहीं पड़ा है, प्रभाकर वर्धन के नाम पे वर्धन वंश पड़ा है। बाकी पुष्यभूति के नाम पे पड़ा है, ठीक है ना। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति। अब इसके नाम पे आगे चला क्यों नहीं? पुष्यभूति के नाम से ही क्यों नहीं जानते हम? वर्धन वंश भी क्यों जानने लगे? क्योंकि इसने सामंत के रूप में शासन किया, राजा बनकर के शासन नहीं किया है। राजा बनकर के शासन इस बंदे ने किया है, इसलिए इसी के नाम पर से वर्धन वंश बन गया, ठीक है ना। लेकिन इससे भी महान हो गई इसकी संतानें, है ना। कभी कभी होता है ना कि बाप उतना ज्यादा नहीं कर पाता है तो बेटे बाप का नाम बढ़ा देते हैं, वही इनके बेटों ने किया।
तो उतना ज्यादा नहीं कर पाए। मान लिया एक राजा बन गया, अच्छा खासा शासन बना दिया कि स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला साम्राज्य, वर्धन वंश का शासक बन गया, है ना, वास्तविक संस्थापक तुमने कह दिया। पर इनके जो बेटे हुए ना, इन्होंने बड़ा गेम कर दिया, जिसकी वजह से ये और महान हो गए, है ना। क्योंकि कभी कभी होता है तुम्हारे नाम से तुम्हारे बाप का नाम बढ़ जाता है ना, होता है कि नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर नाम सुना ही है ना, उनको पूरा कहते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश उनके पिताजी का नाम है ना। तो कभी कभी, अब वैसे तो रमेश तेंदुलकर को कोई नहीं जानता, है ना, लेकिन सचिन तेंदुलकर की वजह से उनको जानने लगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी बेटे के नाम से भी हो जाता है ना। हर बेटे को यही सोचना चाहिए कि उसके नाम से उसके बाप का नाम जाना जाए, है ना। और हर बाप भी यही चाहता है कि उसके नाम से उसके बेटे के नाम से उसका जाना जाए, है ना। अपने नाम से कोई नहीं जानना चाहता। खच्चर होते हैं जो, वही फिर उनका रहता है कि बाप के नाम से जाने जा रहे हैं कि ये उनका लड़का है। कुछ इतना करो ना कि जब निकलो बाहर, हमारे पापा यही कहते हैं कि तुमको इतना करना है कि जब भी तुम सड़क से निकलो तो तुमको कोई ये ना कहे कि ये फलाने का लड़का है। जब हम निकले सड़क पे तो लोग ये देख करके कहें कि ये हाँ फलाने के पापा जा रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे इसमें भी हुआ। 3 संतानें हुई प्रभाकर वर्धन की, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब थोड़ा मैप बनाते हैं, मैप से थोड़ा समझते चलते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए। देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाने के लिए बन गया इतना, है ना, इतने में काम चल जाएगा। अब देखो, अगर देखा जाए वर्धन वंश, तो ये यहां पर शासन कर रहे थे। वर्धन वंश की अगर तुमसे राजधानी पूछा है तो राजधानी कहां होगी? थानेश्वर। कहां होगी? वर्धन वंश की राजधानी क्या होगी? वर्धन वंश की राजधानी है थानेश्वर। ये हरियाणा में पड़ेगा, सही बात है। जिज्जी तुरंत ना कहती हैं। हरियाणा, कुरुक्षेत्र जगह पे, है ना, कुरुक्षेत्र के आसपास पड़ेगा ये वर्धन वंश, है ना, वहां थानेश्वर पड़ता है। तो हरियाणा के आसपास ये लोग शासन करे, तो यही है थानेश्वर, है ना। अब यहाँ पे कितने लोग? राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन भूल जाओ, अब बेटे आएंगे आगे, है ना। तो हुआ क्या, थानेश्वर की रहने वाली राजश्री ने आगे जाकर के शादी कर ली, है ना। अब शादी तो करेंगे, मतलब सबसे जरूरी काम होता है जीवन काल का, है ना। तो इन्होंने भी किया। इन्होंने शादी किससे किया? यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। क्या जगह है? कन्नौज। यहाँ पे लिख दे इधर, ये है कन्नौज, ठीक है ना। तो कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम था ग्रहवर्मन। क्या नाम था? ग्रहवर्मन, ठीक है ना। तो इन्होंने ग्रहवर्मन से जाकर के शादी कर ली। अब यहां पे तुम पढ़ोगे कि ग्रहवर्मन किस वंश के थे, तो ग्रहवर्मन मौखरी वंश के थे। कौन से वंश के थे? मौखरी वंश के। तो यहां आगे लिख लेना ब्रैकेट में मौखरी वंश, है ना। उतना ज्यादा डिटेल में क्या बता दिए, ग्रहवर्मन मौखरी वंश का था। ये आकर के जैसे ही राजश्री इसके साथ शादी कर लेती हैं, किसके साथ? ग्रहवर्मन के साथ। वैसे ही ग्रहवर्मन के खोपड़ी पे ग्रह नक्षत्र लग जाते हैं। ग्रह नक्षत्र समझते हो कि ग्रह दशा खराब हो गई इनकी। क्यों खराब हो गई? क्योंकि इधर तुम देखोगे यहां है एक मालवा। क्या जगह है? मालवा। यहां एक आदमी था जो ग्रहवर्मन को बिल्कुल भी फूटी आंखों से पसंद नहीं करता था। दुश्मन था इनका। दुश्मन ही ऐसा करता है जो पसंद ना करे। दोस्त वो होता है ना, दोस्त ना रहा। इसने क्या किया, आप देखो, जैसे ही राजश्री ने शादी कर ली, इसने कहा अब मौका है, अब ये जश्न मना रहा होगा, इसको मार देते हैं। अब ये गया, मालवा का शासक कौन? देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। तो ये देवगुप्त गया और ग्रहवर्मन को मार दिया। क्या किया? देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? हत्या कर दी, इनको मार दिया। हत्या कर दिया ना, हत्या लिख देते हैं इसे। किसने मार दिया? देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया। इस खच्चर को इतना नहीं समझ में आया, अगर मारना ही था तो पहले मारते। शादी होने के बाद क्या मार दिया? तो दूसरे की जिंदगी खराब कर दी, है ना। लड़कियों में होता है, शादी हो जाए उसके बाद में दोबारा शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है। लड़कों का क्या है? लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होती। लड़कों को बस कामयाब होना होता है ना। पैसा हो, सलमान खान को देखो, है ना, मरने के साथ जब लेटे हुए उठ चल ना पा रहे हो तभी भी शादी हो जाएगी इनकी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बिल गेट्स को देख लो, अभी छोड़ के चली गई, चाहे तो दूसरा कर ले, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं, लड़कों को टेंशन लड़कियों में ज़्यादा रहता है। इस खच्चर ने ये भी नहीं सोचा कि यार शादी कर चुका बंदा, मारना था तो पहले मारता, लेकिन नहीं, इतना कौन सोचे। अब हुआ क्या, यही हो गया इनके लिए समस्या। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, उनको केवल ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दो, है ना, लीपा पोती ये लगवा लो, वो लगवा लो, यही सारा काम, ये सारे काम आते हैं इन लोगों को, है ना जिज्जी,
ऐसे ही तो होता है। लेकिन उस समय क्या होता था, जो राजा की बेटियां होती थी या लड़कियां होती थी, वो तलवार वगैरह वो चलाना जानती थी, है ना, लड़ना भी, अपना बचाव करना जानती थी। क्या की वहां से बच बचा के भाग निकली, कहाँ गई, बाहर चली गई, जंगल चली गई, है ना। वहां पर इनको एक बौद्ध भिक्षुक मिल गए, इनका नाम था आदिश दिवाकर। क्या नाम था, आदिश दिवाकर, है ना। ये क्या है, ये बौद्ध भिक्षुक हैं, जिनसे राजश्री ने वही जंगल में क्या ले लिया, बौद्ध शिक्षा ले ली। क्या ले ली, बौद्ध शिक्षा ले ली। ये इन्होंने अच्छा काम कर लिया कि बौद्ध शिक्षा ले ली, है ना, बौद्ध धर्म अपना लिया राजश्री ने। हुआ क्या, ये जो भैया थे ना आदिश दिवाकर, बौद्ध भिक्षुक, इनका बौद्ध भिक्षुक का मतलब पंडित टाइप के आदमी है ना, साधु संत घूमते टहलते वाले। ये घूमते टहलते टहलते कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए थानेश्वर। और थानेश्वर का उस समय राजा कौन था, राजवर्धन। थानेश्वर का राजा कौन था, राजवर्धन। तो इन्हें बताया कि देखो हम तुम्हारे बहन के गुरु हैं। तो कहा भाई बताओ बहन के घर का क्या हाल चाल है। उस समय फोन तो होते नहीं थे, बता दें इधर निपट चुके हैं जीजा जी, है ना। तो ये इधर पहुंच गए, तब तक बता दिया तुम्हारी बहन तो भागी भागी घूम रही है जंगलों में, है ना। देवगुप्त ने मार दिया तुम्हारे जीजा को, ग्रहवर्मन को, ग्रहवर्मन की फाइल बंद कर दी, है ना। ऐसा इनकी फाइल बंद हो चुकी। अब राजवर्धन को पता चल गया कि यार ये तो गलत चीज है ना, मार क्यों दिया, मैं जीजा थे हमारे। अब क्या करेगा, ये राजवर्धन यहाँ से चला देवगुप्त को, इसने आया देवगुप्त को खत्म कर दिया। क्या कर दिया, इसने देवगुप्त की हत्या कर दी, समझे। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मारा, उधर उनके साले राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। गेम खत्म ना, गेम खत्म नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो बचा हुआ है ना। अभी कौन बचा, ये तो खत्म हो गया, देवगुप्त खत्म, ग्रहवर्मन पहले ही खत्म। अब कौन हो जाएगा, राजवर्धन। राजवर्धन के पास 3 साम्राज्य आ जाएंगे, एक उसकी बहन का, दूसरा मालवा देवगुप्त वाला, और तीसरा उसका थानेश्वर है ही, है कि नहीं। लेकिन इधर देखोगे बंगाल, ये क्या है, ये बंगाल है। और बंगाल में कहा गया, ये गौड़ वंश। यहां गौड़ वंश का शासक था शशांक। क्या नाम था, शशांक। ये वही वाला खच्चर आदमी है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। क्या कटवाया था, इसने बोधि वृक्ष कटवाया है। क्या कटवाया, इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया, किसने, शशांक ने, है ना। शशांक ने, गौड़ वंश का शासक था। कौन से वंश का, गौड़ वंश का। ये गया गया, गया गया मतलब समझते हो, हाँ, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है गया, है ना। बौद्ध धर्म में उसको बोध गया कहते हैं। तो ये बोध गया गया, और वहां पे जहां पे भगवान बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके, उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। उसी वाले बोधि वृक्ष को कटवा दिया इसने। आज तुम देखोगे आज भी वहां पे बोधि वृक्ष है, पर इसने कटवा दिया था, है ना। तो क्या होता है, एक बार पेड़ खराब हो जाता है, उसके बाद में दूसरा पेड़ वहीं से निकल आता है। तो अभी जो निकला है ना, वो 4थी बार निकला है। पेड़ खराब हो जाता है ना समय के साथ, भगवान बुद्ध कब थे तब से चला आ रहा है ना। तो एक बार तो इसने कटवा ही दिया खच्चर ने, उसके बाद में अभी जो निकल रहा है ना, 4थी पीढ़ी का है। ये कौन सी पीढ़ी का है, अभी वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो 4थी पीढ़ी का है, उसी जगह पे है ना। कितने सालों का हो चुका होगा ये वाला 4थी पीढ़ी वाला, लगभग 200 सालों तक पहुंच चुका है। 196-97 साल का हो चुका है, 196 ईयर्स ओल्ड, समझ रहे हो। 196 सालों का पुराना हो चुका है, जो 4थी बार उगा है ना। इतना होता है। अभी तुमको पता है यहाँ पे उसके लिए अलग से वैज्ञानिक नियुक्त किए गए, उसे एक पेड़ के लिए भारत सरकार ने उसे एक पेड़ की सुरक्षा के लिए, उसके रख रखाव के लिए अलग से वैज्ञानिक नियुक्त किए हैं, अलग से उसका खर्चा जाता है उसके रख रखाव के लिए। तो ये सारा होता है हमारे यहाँ, देखो, है ना। उधर अफगानिस्तान में देखो, बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, तुड़वा दी, क्या मिला, कुछ नहीं। अब रिपेयरिंग करवा रहे हैं, रिपेयरिंग काम चालू हो गया है ना। और हमारे यहाँ क्या है, हम बचा के रखते हैं, क्या हमको फायदा भी तो है इससे, क्यों नहीं फायदा भाई। घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ पर्यटन का बढ़ावा होता है कि नहीं होता है, वहाँ पे लोग देखने जाते हैं। दुनिया भर, पूरे एशिया भर में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, पूरे एशिया से लोग आएंगे घूमने के लिए भाई, उनके लिए पवित्र स्थल है वो। हम रख रखाव कर रहे हैं, उससे हमारा फायदा है कि नहीं है। उधर देख लो अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति उड़ा दी पूरी, खत्म। तो ये अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो ये जो शशांक था गौड़ वंश का शासक, ये देवगुप्त का मित्र था। क्या था, मित्र, दोस्त, व्यवहारी, है ना। अब तुम्हारे मित्र को कोई अगर चाटा मार दे तो तुम तो सब लोग लेकर के हॉकी पहुंच जाते हो, आओ बताओ कौन था, है ना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, बताओ क्या दिक्कत है, करते नहीं करते हो। यही पहुंच गया, कहा कि भाई किसने मार दिया, तो भाई तो मरे पड़े हैं, कौन बताया इनको, है ना। इसने पता लगाया किसने मारा, पता लगा कि इधर राजवर्धन ने
मारा इनके मित्र को। ये यहां से चला, कहा कि हम राजवर्धन को उड़ा देते हैं। इसने क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन भी खत्म। किसका शासन हो गया यहां से पूरे में? शशांक। ना भैया, शशांक का नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये जिंदा है। जब तक ये जिंदा है तब तक कैसे शासन कर लोगे तुम? ने कहा तुमने मेरे भाई को मारा है, अब लू, ये गया शशांक को खत्म कर दिया। इधर ये हत्या, देख रहे हो कितना गेम चल रहा है। सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ऐसे समझोगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि यार कौन किसको मार रहा है। एक तरफ से लॉजिक समझते चलो। सबसे पहले ग्रहवर्मन से शादी की राजश्री ने, है ना, वहीं से उनके सर पे क्या ग्रह नक्षत्र मंडराने लगे, है ना। ग्रहवर्मन का एक दुश्मन था जिसका नाम था देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त। इसने जाकर के ग्रहवर्मन को मार दिया। फिर ग्रहवर्मन के साले राजवर्धन ने जाकर के देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त के मित्र ने राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन के भाई हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। सारा गेम खत्म। तो बहुत बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा छोटा तो था। अभी किसका शासन आ जाएगा? अभी हर्षवर्धन का आ जाएगा। अब हमको हर्षवर्धन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? यही पढ़ना है। अच्छा, तो तुमने राजवर्धन पढ़ा? राजवर्धन ने जब देवगुप्त को मारा, मतलब अपने जीजा के हत्यारे, जब देवगुप्त को मारा, तब इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? इसने उपाधि ली महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। क्या क्वेश्चन ये आया हुआ है? देखो, हाँ, दिल्ली पुलिस में। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली? राजवर्धन ने ली। कब? जब उसने देवगुप्त को मारा। ये बात समझ में आई? अब हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया, मतलब अपने जीजा के दुश्मन के दोस्त को। बात समझ रहे हो? ब्लड रिलेशन लगाना, यहाँ पे बनाना डायग्राम पूरा, है ना, लगा लॉजिक। तो क्या किया? हर्षवर्धन ने अपने जीजा के दुश्मन के मित्र को मार दिया ना, दोस्त को मार दिया। अब उसको जब मार देगा तो इसने भी उपाधि धारण की। इसने शशांक को मारने के बाद में उपाधि धारण की, इसको कहते हैं परम भट्टारक। क्या कहते हैं? परम भट्टारक। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। बहुत महान योद्धा था, ऐसा छोटा मोटा नहीं। आखिरी सबसे महान हिंदू शासक कहते हैं इसको, हर्षवर्धन को, है ना। परम भट्टारक की इसने उपाधि धारण की। इसने शिलादित्य की उपाधि भी धारण की। क्या धारण की? शिलादित्य, ठीक है ना। ये बेसिकली हिंदू धर्म को मानता, सनातन धर्म इसको कहते हैं, भागवत धर्म उसी को मानता था। इसने 2 उपाधियां धारण की। किसने? हर्षवर्धन ने। लेकिन हर्षवर्धन ने समय के साथ साथ अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और फिर आगे चल करके बौद्ध धर्म मानने लगा। क्यों? क्योंकि इसी के शासनकाल में एक आया यात्री, चीनी यात्री था, जिसका नाम था ह्वेनसांग। कौन आया? ह्वेनसांग आया। कौन आया? ह्वेनसांग। चीन से आया था। फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, गुप्त वंश में, है ना। और ह्वेनसांग आया वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, बस, है ना। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। अच्छा, फायान की पुस्तक का नाम तुमको याद है? हो क्यों की। फायान की पुस्तक हो क्यों की, और हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम, ह्वेनसांग की पुस्तक सी क्यू की, है ना। सी क्यू की, सी क्यू की, है ना। तो पुस्तक याद रहेगी। अब ये आया तो था वहां से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, है ना। यहां आया तो यहां पे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या था? नालंदा, है ना। हमने बताया था तुमको, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का था, है ना। सबसे ज्यादा विशेष किस लिए फेमस था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ज्ञान देने के लिए फेमस था, है ना। कौन? बिहार में बना नालंदा विश्वविद्यालय। इसको बनवाया किसने था? तो कुमारगुप्त ने बनाया था, है ना। किसने? कुमारगुप्त ने, है ना। गुप्त वंश का शासक था, तो कुमारगुप्त ने इसको बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पे महायान शाखा की जानकारी मिल रही, ज्ञान मिल रहा है, और महायान यहीं पे जाकर के सीखेगा, तो इसको भी किस धर्म की जानकारी मिलेगी? बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा की। कौन से? महायान शाखा की। कौन सी शाखा? तो तुमसे अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग किस शाखा का था, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का था। पर इसने केवल और केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं ली, इसने हिंदू धर्म की भी शिक्षा ली। दोनों ही धर्मों को बराबर मानता था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको मानता था, है ना। तो वैसे ही था ये ह्वेनसांग। अब ह्वेनसांग आ करके इसी के
राज दरबार में रहने लगा हर्षवर्धन के। योग्य आदमी था, हर्षवर्धन ने उसको जगह दी। हर्षवर्धन क्या करता है, सबको बराबर सम्मान देता है, जो योग्य है उसको सम्मान देगा। अच्छे राजा की यही निशानी है ना, जो योग्य है उसको सम्मान देना चाहिए। हर्षवर्धन ने वही किया, उसको अपनी सभा में जगह दी। हुएनसांग वहीं रहने लगा। अब हुएनसांग के रहते रहते वहां पे थोड़ा माहौल ऐसा बौद्ध धर्म वाला हो गया है ना, इसलिए क्या किया, हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। होता क्या है, जैसे तुमने देखा है ना कि प्रयागराज में हर 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वैसे ही सेम एक होता है, अर्धकुंभ भी होता है ना। वैसे ही कन्नौज में मेला लगता था, जिस मेले का नाम था महामोक्ष परिषद। क्या नाम था, यही लिख दें। कन्नौज में एक मेला लगता था, हिंदू धर्म का था। ये कैसा था, कन्नौज में एक हिंदू मेला लगता था। ये हर 5 साल पे लगता था। कितने सालों पे? 5 सालों पे। क्या नाम था, महामोक्ष परिषद। ठीक है। ये हर 5 वर्ष पे लगता था। कब लगता था? 5 वर्ष पे लगता था। तो शासक यहाँ का है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के नेतृत्व में ही होगा। हर्षवर्धन ने क्या किया, हुएनसांग को सारी जिम्मेदारी दे दी इस मेले की। अब हुएनसांग ज्यादातर झुकाव उसका बौद्ध धर्म की तरफ था। पंडित लोगों ने विरोध कर दिया, जो पंडित लोग होते हैं ना, उन्होंने विरोध कर दिया कि कोई विदेशी आकर के जो इस धर्म का है भी नहीं, वो आकर के नेतृत्व कैसे कर सकता है इस मेले का। सबने विरोध कर दिया, बहुत बवाल हो गया। करो, राजा का विरोध करके क्या बिगाड़ पाओगे? करो तुम, मोदी जी का तुम विरोध करो, किसान बिल वापस लो। जब तक मोदी जी खुद नहीं चाहेंगे तो तुम बैठे रहो, सालों भर बैठे रहो दिल्ली में। क्या बिगाड़ लिया उनका? कुछ नहीं बिगड़ा। तो राजा का विरोध, अगर राजा डट जाए ना तो तुम राजा का कुछ नहीं कर सकते, है ना। वैसे हो गया, यहाँ पे भी इनको दे दिया गया। पर पंडित लोगों ने बहुत ज्यादा, जितने भी वहाँ के थे हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। पर क्या होता है ना, जब जनता बहुत ज्यादा विरोध करने लगती है तो राजा की भी थोड़ी बहुत हवा खराब होती, दबाव बन जाता है ना। तो हर्षवर्धन के ऊपर दबाव बना, हर्षवर्धन को बेइज्जती महसूस होने लगी कि यार मेरा निर्णय जनता ने ठुकरा दिया। तब हर्षवर्धन ने क्या किया, कहा कि जैसे ही जितना विशाल ये हिंदू मेला लग रहा है, महामोक्ष परिषद 5 साल पे लगता है, कहा उतना ही एक मेले का आयोजन तुम भी करो। किससे? हुएनसांग से कहा। किसने? हर्षवर्धन ने कहा ऐसा ही, इतना ही विशाल मेले का आयोजन करो और दुनिया भर में जहां भी बौद्ध लोग हैं सबको बुलाओ, हम एक बौद्ध मेला बनवाएंगे। पूरा बौद्ध मेला। बौद्ध मेला में क्या हुआ, पूरे दुनिया भर के सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को इसने बुलाया। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई कि बौद्ध धर्म के ही सारे मानने वाले लोग थे, हिंदू धर्म के तो थे नहीं, सारे बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग आ गए वहां पे। इसलिए उसको कहते हैं बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति। क्या कहते हैं? 5वीं संगीति। तो इसने 5वां मेला बुलाया। क्या बुलाया? कन्नौज में बौद्ध मेला बुलाया। क्या बुलाया? बौद्ध मेला बुलाया। इसी को कहते हैं 5वीं संगीति। हालांकि 5वीं संगीति है नहीं। संगीति क्या होती है? मीटिंग, है ना। तो मीटिंग नहीं थी, किसी बात पे डिस्कशन नहीं था, बस मेला था, है ना। सभी लोगों को बुलाया गया। पर इससे संगीति का नाम इसलिए दिया था कि एक साथ लास्ट में सबसे ज्यादा बार सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग एक साथ यहीं पे इकट्ठा हुए थे, इसीलिए इसको 5वीं बौद्ध संगीति का भी नाम दिया जाता है। किसके शासनकाल में हुई? हर्षवर्धन के साल में। ये बंदा 14 साल की उम्र में आ गया था शासक बनने के लिए, क्योंकि इसका भाई मारा गया था 14 साल की उम्र में, 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी शासन करने बैठ गया था। और 629 ईस्वी तक आते आते, 606 से 629 देखो, हाँ 23 साल, मात्र 23 साल के शासन में इतना बड़ा अपने आप को बना लिया। 14 वर्ष का तो था जब शासन करना संभाला था, क्या समझ रही होगी उसको। और 629 तक आती, 629 में आया था ये, कहाँ गया ये हुएनसांग। हुएनसांग कब आया? 629 ईस्वी में आया कि नहीं आया? तो हुएनसांग 629 ईस्वी में आया, उसी समय इन्होंने 5वीं बौद्ध संगीति बुलवा दी। बात देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया हर्षवर्धन। तो समय नहीं लगता है, समय को तुम थोड़ा समय दो, समय तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा कोई उसका वो नहीं है ना। बस तुमको थोड़ी अपने प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, तुम पढ़ने यहाँ आते हो, है ना, दुनिया से झूठ बोल सकते हो कि हाँ वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, घर में भी तुम कॉपी किताब लिए बैठे हो, तो थोड़ा जैसे पापा गेट खोला तो हाँ कॉपी देख लेंगे, जैसे गए फोन पे जुड़ गए, है ना। ये करते नहीं करते हो? हम भी करते थे, सब करते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे मम्मी आएंगी गेट खोल के चाय पूछने के लिए, भैया चाय पियोगे कि नहीं, तुरंत उठा के कॉपी देखें, हाँ ले आओ। जैसे गई टांग फैला दिया, आराम से फोन चला रहे हैं। करते नहीं करते हो? दुनिया से झूठ बोल सकते हो, बहुत आसान है, पर खुद से नहीं बोल सकते। जब बात खुद पे आएगी ना तब तुम झूठ नहीं बोल पाओगे सारी बात, क्योंकि तुमको खुद की अपनी रियलिटी पता होती है, तुम कितने पानी में हो और कितने सच्चे हो, किस लेवल पे हो, तुम्हें सब पता है।
दुनिया से तुम कहते थे हाँ वहाँ कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, सर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये वो हम कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुमको अगर तुम्हारा सही लेवल नहीं है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर तुमको लग रहा होगा कि यार तुम्हारा होना बहुत मुश्किल है। तो तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपने प्रति ईमानदारी थोड़ी रखो। तुम भी कहां से कहां जाकर के पहुंच सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। मोदी जी देख लो, कहते हैं हम चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा समझ लो एक हिसाब से, है ना। अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाला लड़का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति छोड़ो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो बंदा, छोटी मोटी बात है। तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, खुद के प्रति ईमानदार होना है थोड़ा, बाकी सब हो जाएगा गेम। कोई बहुत ज्यादा मेहनत, हर चीज में किसी चीज में बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं होता, दुनिया में सब आसान है। बस तुम ठान लो कि हाँ तुम एक कर लोगे। मेरे लिए भी यहाँ खड़े होकर के कैमरे के सामने पढ़ाना उतना आसान थोड़ी ना था। मैंने बताया कितना मेरे लिए कैमरे के सामने बोलना कितना कठिन था। इवन हम तो बातें भी नहीं करते थे, बहुत कम बोलने वाले इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वही थे हम। इंट्रोवर्ट समझते हो ना, कम बोलने वाले, है ना। अब देखो हम बोलने लगे, तुम लोग आराम से बैठ के सुनते हो। कैमरे के सामने भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोगों के सामने भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने लोग होते हो, इतने भी लोग हो। धीरे धीरे अपने आप को सुधारना होता है ना। तुम भी अभी भी अगर सुधार कर लोगे तो कोई भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी तुम सुधार कर सकते हो। कहते हैं ना मिट्टी का घड़ा जब कच्चा होता है तब अगर टेढ़ा हो जाए तो उसमें सुधार करना आसान होता है, लेकिन एक बार जब पक जाओगे ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, क्योंकि तब तुमको अर्जेंट में तुरंत का तुरंत कमा के अपने घर वालों को देना होगा। घर वालों को थोड़ा, पत्नी को तो देना होगा, कहे कि हमको लाली ला के दो, लिपस्टिक, लाली समझते हो, है ना, लिपस्टिक, है ना, कहे फाउंडेशन, फाउंडेशन समझते हो, फाउंडेशन, अरे बहुत हम जानते हैं, सब अनुभव है सब इस मामलों में। कहे कि मेकअप वाला सामान सब होता है, कहे कि ला के दो, कहाँ से ला के दोगे? तब तुम कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करने लगोगे, प्राइवेट ऐसे से कहीं मजदूरी करने लगोगे, और फिर तुम्हारे पास समय नहीं होगा कि तुम अपने जीवन को सुधार सको। फिर मौका नहीं देगी जिंदगी तुमको, अभी दे रही है तो इस मौके का फायदा उठाओ, नहीं तो आगे पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलना है। अभी तुम चाहते हो तो तुम भी हर्षवर्धन बन सकते हो, इतिहास में अपना नाम बना सकते हो, लेकिन एक समय आएगा जिसके बाद तुम पक जाओगे, पके हुए खड़े हो जाओगे, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर ज्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे, टूटोगे, फिर टूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो वैसे ही होगा, अभी सुधर जाओ तो ज्यादा बेहतर है ना। तो हर्षवर्धन के बारे में ये है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हर्षवर्धन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना कि इसके समय में कौन आया, ह्वेनसांग आया। इसके हर्षवर्धन के समय में एक कवि थे, इनका नाम था वाणभट्ट। उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था, इसका कवि, दरबारी कवि कौन है, इसका नाम है वाणभट्ट। इन्होंने लिखा है हर्ष चरित्र। क्या लिखा है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र मतलब क्या? वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। किसके दरबारी कवि? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। तो भैया जब राजा के दरबारी कवि हो तो राजा की ही तो महिमा का गुणगान करोगे। तो राजा के ही बारे में लिख दिया, राजा का जीवन परिचय पूरा लिख दिया, उसको कहते हैं हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। ये किताब वाणभट्ट की कहीं बहुत मुश्किल है जो पूछी जाए। किताब पूछी जाएगी वाणभट्ट की कादंबरी, और इस पे लगा लेना स्टार, वो एक नहीं दो चार, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, बहुत बार पूछी गई पुस्तकों में से है। ठीक है ना। तो कादंबरी याद रखना, कादंबरी किसने लिखी? वाणभट्ट ने। और वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हम बात करते हैं बार बार कि हर्षवर्धन बहुत योग्य शासक था। इतने मात्र से योग्य थोड़ी ना कोई हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसने की। शासक बड़ा होने के साथ साथ में वो एक अच्छा कवि भी था। उसने भी बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं। कोई नाटक बता सकता है हर्षवर्धन के कौन कौन से थे? बताओ। हर्षवर्धन ने खुद लिखा है, हर्ष की रचना है, हर्षवर्धन की बताओ। हर्ष ने लिखा है रत्नावली। क्या लिखा है? रत्नावली। और क्या लिखा है? नागानंद। क्या लिखा है? और लिखा है प्रियदर्शिका, है ना। ये सब क्या है? ये सब नाटक हैं। अच्छा, कोई बता सकता है ये नाटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कैसे भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है ना। और किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सब संस्कृत नाटक हैं। तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि रत्नावली क्या है, ऑप्शन में विधाएं दी जाएंगी, किस विधा का है, तो तुमको बताना पड़ेगा नाटक। या पूछ सकता है किस भाषा में लिखा गया है, या तुमसे ऐसे पूछेगा हर्षवर्धन की इनमें से कौन सी रचना है, या ऑप्शन ऐसे देगा कि निम्न में से हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन ये देगा, एक अलग से कोई दे देगा।
तो ये बात तुमको याद रखनी, कॉमन सेंस की बातें है ना। सीधे सीधे याद रखो कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों संस्कृत में लिखे गए नाटक हैं। हम बार बार कहते हैं हर्षवर्धन आखिरी हिंदुस्तान पे रहने वाला आखिरी सबसे योग्य शासक है ना। हिंदू जो शासक यहाँ का भारतीय मूल का है, जहाँ भारत का ही है, वो सबसे आखिरी सबसे योग्य है। क्योंकि इसके बाद जब तुम देखोगे तब देखोगे इस्लामिक आक्रमण, भारत पे इस्लामिक आक्रमण होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई नहीं बचेगा। इसकी मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है इसमें जगह नहीं बची कहीं पे। चलो इतना छाप लो, फिर बताते हैं आगे इसने और भी लड़ाइयाँ की हैं। हर्षवर्धन को ही इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? हर्षवर्धन इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? इतना ज़्यादा हम क्यों बार बार कहते हैं कि हर्षवर्धन बहुत महान शासक था? आपकी महानता कैसे सिद्ध होती है? क्या करते हो आप जब आपकी महानता सिद्ध होती है? सबसे बड़ा क्रूर शासक होना पड़ता है क्या? सबके सर काटने होते हैं अशोक के जैसे? महान शासक ऐसे कहते हैं? क्या होता है? अच्छा राजा क्या होता है? ऐसे ही तो वो भी करता है चीन का, जनता उसका विरोध करती है, वो काट देता है सबको एक तरफ से मरवाता है। शी जिनपिंग अभी बवाल चल रहा है कि उसकी सत्ता पलट होगी। कुछ नहीं, अफवाह है वो, ठीक है ना। हम बड़ा खुश हुए थे, हम कल शाम में देख लिए, कल नहीं परसों शाम में हम देख लिए नोटिफिकेशन आया कि चीन में तख्ता पलट, सब बहुत खुश हुए। हम कहा वाह, तुरंत जाकर के चेक किया गूगल पे, मालूम हुआ अफवाह है। मैंने कहा यार दिल तोड़ दिया तुमने हमारा, है ना। तो वैसे ही होता है कि तुमको, हाँ जैकमा कब से क्या चल रहा है, 1 साल हो गया है ना। तो वहाँ कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, क्रूर शासक है वो, बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं हो, तो उसको बहुत ज़्यादा महान शासक नहीं कहेंगे। क्या? तो उसको बहुत ज़्यादा महान नहीं कहेंगे, है ना। महान शासक वो होता है जो जनता का रखवाला होता है, जो जनता की बातें सुनता है, जनता के लिए सोचता है, जो भी काम करता है वो सारे जनता के लिए होते हैं। जनता उसी को तो महान कहेगी। महान कहता कौन है? वही जनता तो कहती है महान। कब कहेगी तुमको महान हो तुम? जब तुमने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा ना। तुम मारते पीटते रहोगे, काट पीट करते रहोगे, तुमको जनता नहीं पसंद करेगी। तुम साम्राज्य बहुत बड़ा हथियार सकते हो, पर लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। उसके लिए तुमको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, लोगों का जनता का प्रति स्नेह होना चाहिए। हर्षवर्धन ने वही कहा। हर्षवर्धन ने कभी भी कोई साम्राज्य नहीं जीता, कभी भी कुछ भी अपने शासन में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये राजा ही नहीं था। हर्षवर्धन राजा नहीं था, इसने शासन ही नहीं किया। हर्षवर्धन कभी भी गद्दी पे नहीं बैठा। हर्षवर्धन कभी नहीं बैठा। फिर भी हम वर्धन वंश में राजा की तरह इसको पढ़ रहे हैं कि वर्धन वंश का राजा था ही नहीं, कभी बना ही नहीं। गद्दी पे जब तक तुम बैठे नहीं थे तो राजा किस बात के? बताओ। वही सिंहासन की तो सारी लड़ाई है, जो तुम उसी पे नहीं बैठे तो तुम राजा किसी बात के नहीं। लेकिन फिर भी सारी जनता राजा की जैसा स्नेह देती है। राजा इसने बनाया अपनी बहन को। बनना चाहे तो राजा कितना बड़ा हो सकता था। यहाँ कन्नौज, यहाँ थानेश्वर, यहाँ मालवा, यहाँ बंगाल, पूरा उत्तर भारत इसके कब्जे में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? पूरा उत्तर भारत। चाहे तो इतना बड़ा साम्राज्य, छोटे छोटे सारे टुकड़े चल रहे हैं यहाँ पे भी, छोटे छोटे शासक, इतना बड़ा साम्राज्य पाकर के पूरे उत्तर भारत का शासक बन सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि गद्दी का मोह नहीं था, कोई सिंहासन की कोई लालसा नहीं थी। इसने अपनी बहन को गद्दी पे बिठाया। किसको बिठाया? बहन को गद्दी पे बिठाया। तो शासिका तो बहन हो गई ना। थानेश्वर छोड़ दिया, ना मालवा पे शासन किया, ना ही बंगाल पे। कन्नौज आ गया, कन्नौज में रहने लगा और यही अपनी राजधानी बनाई। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। लखनऊ नहीं, कन्नौज। हाँ कन्नौज है ना। वैसे अगर देखो कि वर्धन वंश की राजधानी क्या है? थानेश्वर है, हरियाणा में पड़ता है ये वाला एरिया। लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी कन्नौज, है ना। ये होती है महानता। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं लिया। ऐसे जनता के अंदर स्नेह बढ़ जाता है राजा के प्रति, यार कितना दयालु है। लालसा है ही नहीं बिल्कुल। प्रशासन तो सारा उसी का चल रहा है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। कर तो वही रहा। बहन क्या है? नाम मात्र की शासिका है, बैठी तो है गद्दी पे। बहन को कहीं पढ़ा तुमने कि बहन ने ये काम किया, इतनी बड़ी शासिका, कन्नौज की शासिका है राजश्री? कहीं पढ़ा? कौन कहते हो? कन्नौज का शासक हर्षवर्धन। आज कन्नौज को जानते ही इसीलिए क्योंकि हर्षवर्धन वहां का शासक था, इसीलिए तो जानते हैं कन्नौज को। और कोई काम है? कोई नहीं। कन्नौज के हर्षवर्धन कैसे जानते हैं, जबकि वो शासक भी नहीं था वहां का, है ना। वही सारी चीजें हैं। तो राजधानी इसने बनाई अपनी कन्नौज को, उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
लेकिन इसने अपनी व्यापारिक राजधानी एक बनाई। क्या बनाई? ये तो हो गई शासन करने के लिए, है ना। एक बनाई व्यापारिक राजधानी। व्यापारिक राजधानी कोई बता सकता है कहाँ है? व्यापारिक राजधानी बनाई इसने मथुरा में। कहाँ बनाई? मथुरा। यहाँ पड़ता है इधर साइड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से सटा हुआ मथुरा पड़ता है। तो इसने व्यापारिक राजधानी बनाई मथुरा को। और व्यापारिक राजधानी बनाने का मतलब क्या? सबसे ज्यादा व्यापार के केंद्र वहीं पे, कारखाने सुविधाएं सारी होंगी वहां पे। तो वैसे व्यापारिक राजधानी, जैसे अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश की व्यापारिक राजधानी क्या है? तो नोएडा, है ना। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां सब वहीं पे हैं, है कि नहीं है? वैसे ही इसका भी सिस्टम था। इसने अपनी व्यापारिक राजधानी क्या बनाई? मथुरा। और मथुरा फेमस हो गई सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र का बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा मथुरा से। इसके समय में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा यहाँ से व्यापार होने लगा, इसीलिए इसने अपनी व्यापारिक राजधानी क्या बनाई? मथुरा को बनाई। तो दो राजधानियां हर्षवर्धन की, एक कन्नौज और दूसरी मथुरा। मथुरा है व्यापारिक राजधानी। और क्या कह सकते हैं? इसके समय में हमने बताया ह्वेनसांग आया, है ना। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? तो ये चीन से आया था, है ना। सीधी सी बात है, चीन से आया था। हाँ, ह्वेनसांग कौन से धर्म को मानता था? तो बौद्ध और सनातन दोनों ही धर्मों को मानता था। ज्यादा झुकाव किसके प्रति था? तो बौद्ध धर्म का। अगर तुमसे ऑप्शन लगाने को आएगा तो तुम सीधे बौद्ध धर्म पे लगा देना कि ह्वेनसांग बौद्ध धर्म को मानता था। हर्षवर्धन पूछेगा तो हर्षवर्धन को भी बौद्ध धर्म लगा देना, ठीक है ना। बात समझे? शाखा पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कौन से धर्म का है, ये पूछेगा बौद्ध धर्म की भी किस शाखा का है ना। तो हीनयान, महायान, वज्रयान, शून्यवाद सब बहुत सारा चला है, तो तुमको उसमें लगा देना है महायान, ठीक है ना। तो महायान का ह्वेनसांग फॉलोवर था, है ना, उपासक, ऐसा कह सकते हो। तो ह्वेनसांग, अच्छा ह्वेनसांग भी बहुत छोटा मोटा चीज नहीं था, नालंदा में पढ़ा और वहां पढ़ाया भी। सोचो, छोटा मोटा आदमी नहीं था, ऐसे थोड़ी ना हर्षवर्धन के साम्राज्य में आकर के वहां पे दरबार में जगह बना ली। हाँ, सारी भाषाएं। तो भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम यहाँ रह के क्या कर लोगे? चाइनीज हो गया तुम, यहाँ पे मंडाइन भाषा तुमको आती है, यहाँ हिंदुस्तान में आकर के तुमको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, हिंदी सीखनी पड़ेगी, यहाँ की भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। इसने सीखा, पाली सीख लिया, जिससे बौद्ध धर्म को अच्छे से बता सके। जनता की सारी भाषाएं हिंदी और संस्कृत सीख लिया, जिससे जनता से वार्तालाप कर सके, इसलिए जनता भी इसको पसंद करने लगी, हर्षवर्धन पसंद करने लगा, है ना। इसी को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने यात्री आए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ यात्री कौन है? ह्वेनसांग है ना, इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसको वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि जानते हो किसे कहते हैं? केवल शाक्य मुनि की अगर बात हो जानते हो किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं शाक्य मुनि, है ना। और इसे वर्तमान शाक्य मुनि का दर्जा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में इतना ज्यादा बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाला कौन था? ह्वेनसांग था। बहुत इसको बौद्ध धर्म के बारे में इसने अच्छी शिक्षा ले ली थी, इसलिए इसको वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, है ना। इसे नीति का पंडित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति का पंडित भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्नौज में, याद होगा भी, बौद्ध मेला कराया था, इसको 5वीं संगीति कहते हैं। उसका अध्यक्ष कौन बना था? वही ह्वेनसांग बना था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीति का पंडित कहते हैं, है ना। नीति का आयोग नहीं, है ना, नीति का पंडित, है ना। ह्वेनसांग के दरबार में रहता था, नीतियां बनाने में उसकी मदद करता था, इसलिए इसको नीति का पंडित का सीधा मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान आदमी, है ना। तो नीतियों के बारे में इसको अच्छा खासा ज्ञान था। हर्षवर्धन के शासनकाल में रहता था, वहां उसकी योजनाएं बनवाता था, है ना, इसलिए इसको नीति का पंडित भी कहते हैं। तो तुमसे यही पूछेगा यात्रियों का राजकुमार कैसे? छोटे छोटे एग्जाम में बस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत कुछ नहीं होता। हमको पढ़ना है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? इसकी राजधानी अपनी कन्नौज बनाई और कन्नौज में ही रहने लगा, अपना छोड़ दिया सारा कुछ, आकर के अपनी बहन को गद्दी बिठा दिया। जनता के प्रति इसका बहुत स्नेह था, जनता भी इससे बहुत स्नेह करती थी। इसने क्या सोचा, इतना तो जीत लिया, उत्तर भारत आ ही गया है, उत्तर भारत का छोटा सा हिस्सा रह गया कश्मीर। क्या रह गया है? कश्मीर। तो ऐसा करते हैं, कश्मीर भी जीत लेते हैं। इसने कर दिया कन्नौज से कश्मीर पर आक्रमण। क्या किया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? कश्मीर पर आक्रमण किया। लेकिन फिर वही बात है, संयोग से राजा बने हो, अशोक नहीं हो तुम, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर को कोई जीत सकता है तो वो अशोक है। पत्थरबाजों से कैसे लड़ोगे तुम बताओ? कश्मीर को अगर पुराने समय से लेकर के आज के समय तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित सही से शांत कराया था अशोक, और अब शांत कराया है मोदी जी। दो ही लोग हैं जो कश्मीर के लिए सुइटेबल मिले हैं, बाकी कोई नहीं। इसने किया कश्मीर पे आक्रमण और ये हार गया। जीता क्या यहाँ पे?
कश्मीर जाकर के जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें ठंड मार देगी, है ना, तुम्हारी सेना को सबसे पहले ठंड मार देगी। दूसरी बात, तुम मैदानी इलाके की तुम्हारी सेना है, तुम इसी के हिसाब से ट्रेंड हो, वहां पहाड़ों पे जाकर के कैसे लड़ोगे? तो तुम इतनी आसानी से वहां भी नहीं जीत सकते। इसने मान लिया, सबसे अच्छा काम क्या होता है? अपनी गलती को मान लेना। इसने अपनी गलती मान ली कि वहां जाकर के जीतना इतना आसान नहीं था, हम हारे इसलिए क्योंकि वहां हमारा मौसम हमारे अनुकूल नहीं था, है ना, सर्दियां बहुत ज्यादा थी और पहाड़ थे, इसलिए हम हार गए। माना गलती का, कोई बात नहीं, कश्मीर में हार गए हैं, हम क्या करेंगे? दक्षिण में चलेंगे। तो दक्षिण में इसको मिल जाती हैं दो पहाड़ियां, एक ये और एक ये, दो पहाड़ियां हैं, इसको कहते हैं विंध्याचल और ये सतपुड़ा, दो पहाड़ियां हैं। इधर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा। क्या बहती है? नर्मदा। ये यहां से चला, विंध्याचल पार कर गया, यहां से चला, नर्मदा के तट तक पहुंचा ही था। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण में जा रहा था और चाह रहा था कि दक्षिण में जाकर के हम दक्षिण को जीत लेंगे। कश्मीर नहीं मिला तो क्या दक्षिण मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कश्मीर जितना इतना आसान नहीं था, ये तो अपने अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इधर जीत लेंगे। यहां पे चालुक्य वंश था। कौन सा वंश था? यहां पे चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश में भी पुलकेशिन था। कौन था? पुलकेशिन, सेकेंड वाला है ये, पुलकेशिन द्वितीय कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये चला था चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने, लेकिन चालुक्य वंश का भी सबसे योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो इतनी जल्दी तो वो हार मानेगा नहीं। उसने क्या किया? उसने जानकारी लगा ली कि हर्षवर्धन इधर आ रहा है, तो कहा ऐसा करते हैं कि इनको अगर आने का मौका देंगे ना कि हमारे घर आ जाओ, तो व्यवस्थित पूरा व्यवस्था कर लेंगे, जो प्लान बना करके आएंगे हमके हराने के लिए। कुछ सोचा होगा बंदे ने कि वहां जाकर के कैसे हराना है, तब तो चला अपने घर से लड़ने के लिए। तो यहां आकर के उसने अगला अपना अगर प्लान सेट कर लिया तो पक्का हराने की संभावना उसकी ज्यादा रहेगी कि वो हमको हरा दे, है ना, क्योंकि वो प्लान बना करके आया और हम अभी तैयार नहीं हैं। तो इसने क्या किया? इसका प्लान, सबसे पहले प्लान फ्लॉप करना है हमको, प्लान ही हम इसका रद्द कर देंगे। प्लान था उसका हर्षवर्धन का यहां आकर के दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय को घेर लेना, है ना, और उसका राशन पानी सब बंद कर देना। ये था किले में कितने दिन तक तुम बैठे बैठे खाओगे, फिर उसके बाद में तुम टूट जाओगे, फिर तुम हार मान लोगे। यही था हर्षवर्धन का प्लान। इसने क्या किया? इसने कहा कि पहले आगे ही मिलते चलते, वही मिलते चलते, यहां आओगे तब कुछ होगा ना। कहा कि अभी इतनी दूर से चल करके आई है, कन्नौज से आए हो, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में आ रहे हो, वो भी नर्मदा नदी तक, पैदल यात्री तो हो, कौन सा गाड़ी में बैठ के आए हो, घोड़े पे आए हो, थक गए होगे। कहा इनको आराम करने का हम मौका ही नहीं देंगे, यहीं पे लड़ेंगे, जब तक ये आराम कर लेंगे तो इनकी सेना तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए। कहा इनको आराम करने का हम मौका ही नहीं देंगे, आओ यहीं पे मिलते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ। हर्षवर्धन ने दक्षिण पे जब आक्रमण किया, कहां पे किया? दक्षिण पे आक्रमण किया, तो कौन कौन लड़ा? एक तरफ हर्षवर्धन और दूसरी तरफ पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक है? चालुक्य वंश का शासक है। जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय हो, जीत गया। किस नदी के तट पर हुआ? तो नर्मदा नदी के, है ना। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ इन दोनों का। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा तुमको आइडिया लगा होगा कि हम साउथ की तरफ आ रहे हैं। साउथ के तुमको अब दिखना लगे होगा कि हाँ अब हमको पढ़ना क्या है। अब तुमको पता है कि चालुक्य, वातापी, ये सब हमको पढ़ना है ना। क्या डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे चालुक्य? नहीं। क्या हमने डायरेक्ट हर्षवर्धन पढ़ना स्टार्ट किया है? क्या वर्धन वंश हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया है? कहां से स्टार्ट किया था? हर्यक वंश से स्टार्ट किया था। पूरा पढ़े, उतना चल करके उत्तर में आया है सारा पूरा सिस्टम। फिर इधर हमने हर्षवर्धन पढ़ा, अभी गुप्त आए, फिर हर्षवर्धन आया ना, वर्धन वंश, तो इतना सारा आया। तो इधर भी डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया। जैसे हर्षवर्धन, वर्धन वंश में डायरेक्ट हर्षवर्धन नहीं आ गया, इसके पहले भी पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, तब हर्षवर्धन आया। वैसे ही पुलकेशिन द्वितीय भी चालुक्य वंश में डायरेक्ट आ नहीं गया होगा, इसके पहले भी कोई शासन नहीं। द्वितीय है, इसका मतलब ही सीधे सीधे कि कोई प्रथम भी रहा होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे चल करके आया होगा। तो मतलब जब ये वर्धन वंश चल रहा था, इसी के पैरेलल इधर क्या चला था? चालुक्य वंश। और वर्धन वंश के पहले जब गुप्त वंश था, तो इसके समय भी यहाँ पे कोई ना कोई वंश चल रहा होगा, है ना। तो अब हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि हमको पहले पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या। जब हमको ये आइडिया रहता है ना, तब फिर आसान हो जाता है समझना। अब तो आइडिया हो गया होगा, है ना। तो हम कहते हैं बार बार कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का, दक्षिण का नहीं कहेंगे क्योंकि ये दक्षिण में जीता ही नहीं, तो उत्तर भारत का सबसे योग्य हिंदू शासक था।
इसके बाद में कोई इतना योग्य नहीं। अगर ठीक से देखोगे तो हर्षवर्धन भी उतना योग्य नहीं था। क्या जीता? केवल शशांक को तो मारा, कुछ जीता? कश्मीर गया, कश्मीर हार गया, दक्षिण में गया, दक्षिण में हार गए, जीता क्या तुमने? कुछ भी तो नहीं। पर फिर भी उत्तर भारत का पूरा साम्राज्य इसके पास था पहले से ही, है ना। पहले से क्या जीता उसने? शशांक को मार के, शशांक के पास सारा आ गया था, है ना, तो जीता इसने। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको दक्षिण, ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे योग्य अंतिम शासक है। लेकिन अगर बहुत योग्य की बात करेंगे, वास्तव में जो योग्य है, तो फिर हम जाएंगे समुद्रगुप्त की बात करेंगे, है ना। उससे भी पहले बात करेंगे तो भारत का सबसे योग्य शासक अशोक रहा होगा। लेकिन अशोक भी उतना नहीं है, जैसे हर्षवर्धन है वैसे अशोक है। अशोक को सारा बना बनाया मिल गया, जैसे हर्षवर्धन को एक को मारा, सारा बना बनाया मिल गया, क्योंकि उसके पास सारा कुछ था। शशांक को मारा, उसी के पास सारा कुछ था, सब कुछ मिल गया, उसको कुछ करना पड़ा नहीं। वैसे अशोक ने भी क्या किया है? कलिंग पे तो आक्रमण किया है। कश्मीर पे जब मारा था तो कश्मीर तो उसके पप्पा जिंदा थे, है ना, बिंदुसार। तो क्या किया तुमने? अगर वास्तव में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, है ना। कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। जीता कौन? सिकंदर जीता क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जीता। तो जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो वास्तविक अगर सबसे योग्य शासक देखेंगे वो कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, हिंदुस्तान का सबसे योग्य, है ना, वैसे कहेंगे। पर आखिरी में देखेंगे ऑन एन एवरेज ठीक शासक था ये, है ना। जनता के प्रति भी सही था, उदार व्यक्ति था, सीधा साधा, और साम्राज्य भी अच्छा खासा बड़ा था, छोटा मोटा साम्राज्य है अच्छा खासा। वैसे समुद्रगुप्त का पूरा शासन, पूरा दक्षिण, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा, है ना, पूरा। उनके पास कुछ भी नहीं था, कौशाम्बी से शुरुआत की थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, इसके पास फिर भी बहुत कुछ था। समुद्रगुप्त के पास तो कुछ भी नहीं। उन्होंने, गुप्तों ने जब वो स्टार्ट किया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, छोटे से स्टार्ट किया था यहाँ कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। पूरा हिंदुस्तान समझ रहे हो, चंद्रगुप्त से भी बड़ा, पूरा उत्तर से दक्षिण तक। कहते हैं इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, 1 2 3, मतलब पूरे दक्षिण पे उसका कब्जा था। तो वो था असली शासक, है ना। पर समुद्रगुप्त भी, ये हर्षवर्धन भी ठीक है ना। इसके बाद में ही तुमको देखने को मिलेंगे, अभी दक्षिण पर लेंगे। जैसे ही हर्षवर्धन चला जाएगा, हर्षवर्धन जब जैसे ही खत्म हो जाता है, वैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु जो होती है ना, मृत्यु, तो हर्षवर्धन की मृत्यु को कहते हैं युग परिवर्तन का काल। क्या कहते हैं? युग परिवर्तन का काल। क्योंकि उसके बाद में पूरा का पूरा युग चेंज हो जाएगा। युग मतलब समझते हो, पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी, यहां से कहानी गेम चेंजर हो जाएगा ये। जैसे ही मरेगा उसके बाद में क्या होगा? हर्षवर्धन जैसे ही मरा, उत्तर भारत में पूरा सन्नाटा छा जाएगा, नहीं छा जाएगा? पूरा सन्नाटा एकदम से। कोई भी शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य अकेले छोड़ के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? पूरा साम्राज्य छोड़ के चला गया। जैसे ही ये छोड़ के जाएगा, दक्षिण से, गुजरात से, बंगाल से, तीनों तरफ से आक्रमण हो जाएगा कन्नौज पे। इसी को कहते हैं, कन्नौज का शासन जीतने के लिए 3 तरफ से आक्रमण, तीनों तरफ से हो जाएगा। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्षवर्धन के मरने के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाएगा। इधर से ये, इधर गुजरात, इधर बंगाल, दक्षिण, तीनों लोग लड़ने मरने लगेंगे आपस में कन्नौज का शासन लेने के लिए। क्योंकि जो जीतेगा वो पूरा एक साथ पाएगा, बना बनाया, है ना। तो ये होता है। अभी क्या होगा? फिर टूट जाएंगे, आपस में लड़ जाओगे, फिर क्या होगा? अगर तुम आपस में घर में लड़े तो मजा कोई तीसरा बाहर वाला लेगा, होता है नहीं होता? ऐसे यही हुआ, यहाँ आपस में लड़ने लगे, मजा कौन लिया? इधर ईरान, अफगानिस्तान से आने वाले लोग, इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रांता आ गए, घुस गए, और धीरे धीरे क्या होगा? यहीं पे चालू हो जाएगा। अभी हमको दक्षिण के शासक पढ़ना है, दक्षिण के बाद में ऊपर में, उत्तर में हम देखेंगे राजपूत शासक, ये देखेंगे पाल, परमार, चालुक्य, ये सब देख लेंगे, है ना, चोल, चंदेल, जितने भी हैं सब इधर देख करके फिर यहाँ उत्तर में हम ले आएंगे राजपूत शासक, है ना। और राजपूत शासक के समय पे ही फिर इधर आक्रमण हम करा देंगे मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी आ जाएगा, उसके बाद में अपना दमाद छोड़ जाएगा यहाँ पे, इसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐसे स्थापना हो जाएगी हिंदुस्तान में पहले इस्लामिक वंश की, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे फिर हम। आसान है, अब हिस्ट्री समझ में आ रही पूरा क्लियर कि कहाँ से क्या है। पहले बड़ा लगता होगा कि यार क्या है इधर, ये उधर वो, इतने सारे नाम सुनते होंगे, किसको कैसे पढ़ना है। अभी कोई कठिन लगता है? सारा सीक्वेंस पूरा बना हुआ है। जैसे मूवी देखते ना, सीरीज आती रहती हैं,
है ना, पहली दूसरी दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, ऐसे वैसे सीरीज है पूरी। अभी मगध पढ़ लिया है ना, अभी क्या, फिर हमने गुप्त और वर्धन पढ़ लिया, फिर दक्षिण पढ़ लेंगे, राजपूत पढ़ लेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत में भी हम पढ़ेंगे गुलाम, तुगलक, लोधी, खिलजी सब पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ये लोधी वंश, सैयद वंश से सब आएंगे, लोधी वंश को आखिरी में हरवा देंगे, फिर बाबर आएगा इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, और फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। और मुगलों को खत्म करेंगे, बहादुर शाह जफर को, अंग्रेज आ जाएंगे, बस अंग्रेज को भगाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, खत्म इतिहास। तो बहुत कठिन था नहीं, सिंपल ही तो है, बस क्या है, सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए, सब आसान हो जाएगा। जब तुमको पता होगा ना कि तुमको जाना कहाँ है, तब रास्ता आसान लगने लगता है, होता है कि नहीं। लेकिन तुमको पता ही नहीं हो कि तुमको जाना कहाँ है, किधर रास्ता है, क्या है, तो बड़ा कठिन लगता है, कितना चलें, चलते चलते थक गए हैं, है ना, होता है कि नहीं होता है, कितना चलें। वैसे लेकिन जब पता होता है कि मंजिल यहाँ है, यहाँ तक जाना है, ये रास्ता है और ये कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ेगा, तो तुम तैयार होते हो पहले से ही कि आगे बारिश आएगी, गड्ढा होगा, सड़क टूटी होगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सारी बात समस्याएं तुमको पता है, तो तुम उसके लिए तैयार होते हो। लेकिन पहले से तुमको पता ही नहीं होता है, तब फिर तुम डर जाते हो, है ना। तो डरो नहीं, हर्षवर्धन बनो, ठीक है, और अपना साम्राज्य स्थापित करो। कुछ ऐसा करो कि इतिहास में तुम्हारा भी नाम लिखा जाए, है ना। इतिहास उन्हीं को याद रखती है जो या तो कुछ बहुत महान करते हैं और या तो फिर बिल्कुल ही बेकार करते हैं। तो तुम कोशिश करो कि बिल्कुल बेकार करने में नाम ना आए, अच्छा करने में नाम है ना। कुछ बढ़िया करो, मुस्कुराओ नहीं, सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा तो बेकार करेंगे, मार तोड़ कर देंगे, ये चक्कर में ना पड़ना। हर्षवर्धन बनना कि नाम भी ले जाए कि अगर तुम राजा नहीं भी हो तब भी राजा तुमको, जनता तुमको राजा की तरह स्नेह करे। राजा नहीं है हर्षवर्धन, फिर भी राजा की तरह स्नेह पाता है। तो ऐसा कुछ करना है कि तुमको राजा ना होते भी राजा के जैसा सम्मान मिले, अब्दुल कलाम के जैसा, ठीक है ना। छापो।